आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 1962 का भारत चीन युद्ध और खासकर रिजांग-ला की वो ऐतिहासिक लड़ाई, जहां 16,000 फीट की ऊंचाई और -30 डिग्री की ठंड में सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने 5,000 चीनी सैनिकों का सामना किया था। अगर हम चुशुल एयरबेस और पूरे लद्दाख को एक विशाल किले की तरह देखें ना, तो रिजांग-ला उस किले का मेन गेट था और ये 120 जवान उस गेट की इकलौती चाबी थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस चाबी को छीनने की जो ये कोशिश थी ना, वो कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। अगर हम अपने सोर्सेस को देखें तो इसकी जड़ें बहुत पीछे जाती हैं। मतलब 1865 की जॉनसन लाइन और 1914 की मैकमोहन लाइन के जो पुराने विवाद थे, जिन्हें चीन ने कभी माना ही नहीं। और फिर 1950 के दशक में चीन ने जो गुपचुप तरीके से अक्साई चीन से होते हुए अपना G219 हाईवे बना लिया था, उससे तनाव और बढ़ गया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। और फिर 1959 में जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो उसने एकदम आग में घी का काम किया। चीन पूरी तरह से भड़क चुका था। तो मतलब ये एक शतरंज के खेल जैसा हो गया था, है ना, जहां भारत शायद एशियाई एकता पर फोकस कर रहा था और चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत को एक सॉफ्ट टारगेट मान रहा था। लेकिन हमारे सोर्सेज में एक फॉरवर्ड पॉलिसी का भी जिक्र है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर भारत को पता था कि चीन उकसावा महसूस कर रहा है, तो इतनी ऊंचाई पर बिना सही साजो सामान के अपनी चौकियां आगे बढ़ाना क्या एक तरह का सुसाइड मिशन नहीं था? देखिए, इसे सुसाइड मिशन कहना तो शायद थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चूक जरूर थी। भारत की लीडरशिप को ये गलतफहमी थी कि चीन कोई पलटवार या बड़ा हमला नहीं करेगा। उन्हें लगा ये सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव है। ओहो, मतलब उन्होंने चीन के इरादों को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर दिया। एकदम। जबकि चीन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा था। और इसी गलत आकलन और फॉरवर्ड पॉलिसी के टकराव ने 18 नवंबर 1962 की उस खौफनाक सुबह की नींव रखी। और जब नीतियां नाकाम होती हैं तो उसकी कीमत सैनिकों को चुकानी पड़ती है। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिसे मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे, वो अचानक 5,000 चीनी सैनिकों के सामने आ गई। एक बात जो सोर्सेज में बहुत हैरान करती है वो ये कि इन 120 जवानों को पीछे से कोई तोपखाना या आर्टिलरी सपोर्ट क्यों नहीं मिला। इसका जो मेन रीजन था वो पूरी तरह ज्योग्राफिकल था। रेजांगला की पहाड़ियों का शेप और ढलान कुछ इस तरह की थी कि भारतीय तोपखाने की जो लाइन ऑफ साइट होती है ना, वो उस पार तक पहुंच ही नहीं सकती थी। बीच में एक पहाड़ी की चोटी आ जाती थी। बाप रे। मतलब उन जवानों के पास सिर्फ अपनी पुरानी .303 राइफलें थीं और बस मुट्ठी भर गोलियां। अगर हम उस दिन की ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो वो सच में बहुत मार्मिक तस्वीर पेश करती है। -30 डिग्री में पुरानी राइफलें जैम हो रही थीं और गोलियां खत्म होने पर जवानों ने खाली हाथों और पत्थरों से लड़ाई लड़ी। हाँ, और मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल होने के बाद भी एक खंदक से दूसरी खंदक जाकर अपनी पलटन का हौसला बढ़ाते रहे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है कि देश की रक्षा के लिए इंसान अपनी आखिरी सीमा तक जा सकता है। और सोर्सेज में जो सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा है ना, कि जब महीनों बाद वहां बर्फ पिघली तो जवानों के शव उसी पोजीशन में जमे हुए मिले। एक मेडिकल जवान के हाथ में पट्टी थी तो किसी सिपाही की उंगली मोटार पर जमी थी। 120 में से 114 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 1300 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया। बिल्कुल। और जब कोई टुकड़ी ऐसा अकल्पनीय बलिदान देती है तो उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। आपको बता दूं, चार्ली कंपनी के ये सारे जवान अहीर समुदाय से थे। हाँ, और इसी वजह से आज अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठती है। लेकिन सोर्सेज में ब्रिटिश काल की मार्शल रेस थ्योरी का भी जिक्र है, जो इस पूरे मुद्दे को थोड़ा पेचीदा बना देती है। सही कहा आपने। अंग्रेजों की ये मार्शल रेस थ्योरी मानती थी कि कुछ खास समुदाय जन्म से ही लड़ाकू होते हैं। उसी आधार पर उन्होंने कई रेजिमेंट बनाई। आज हरियाणा के रेवाड़ी और लद्दाख में अहीर धाम समुदाय के उसी गौरव का बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, अगर सेना में सिख या जाट रेजिमेंट पहले से मौजूद है, जो कि उसी ब्रिटिश काल के देन है, तो फिर अहीरों की इस मांग को खारिज करना समानता के नजरिए से जटिल नहीं लगता?
देखिए, समुदाय के नजरिए से उनकी मांग बिल्कुल वाजिब लगती है, क्योंकि उनका दावा उनके अद्वितीय बलिदान पर टिका है। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने एक नई नीति अपनाई कि सेना का ढांचा अब पूरी तरह नेशनल होगा। इसलिए यह फैसला लिया गया कि अब कोई नई जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बनेगी, ताकि सैनिक किसी जाति के बजाय सीधे देश के झंडे के नीचे एकजुट हों। ये काफी बैलेंस्ड नजरिया है। तो आज के इस डीप डाइव से ये साफ है कि आज नक्शे पर जो सुरक्षित सीमाएं हम देखते हैं ना, वो सिर्फ लकीरें नहीं हैं, वे अतीत की कूटनीतिक भूलों और ऐसे ही मानवीय बलिदानों की कीमत पर टिकी हैं। रेजांगला मेमोरियल पर लिखा वो वाक्य हमें यही याद दिलाता है, अपने पूर्वजों की राख की रक्षा करते हुए मरने से बेहतर क्या है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को आज के आधुनिक परिदृश्य से जोड़ें तो एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। वो क्या? यही कि भविष्य के युद्धों में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक हावी होगी, क्या रेजांगला जैसी विशुद्ध मानवीय इच्छा शक्ति और हौसले की कोई अहमियत बचेगी, या युद्ध पूरी तरह मशीनों के हवाले हो जाएंगे? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।